हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्पित खरे आप सभी का एक्सपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th की जो केमिस्ट्री चल रही थी हमारी, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसके हम 4 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जिनमें मैंने हर वीडियो लेक्चर को बहुत ही डिटेल में और हर टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास किया है। ये हमारा 5वां वीडियो लेक्चर है। अगर आपने इससे पहले 4 वीडियो लेक्चर ना देखे हो तो कृपया प्लेलिस्ट पर जाकर उन चारों वीडियो लेक्चर को जरूर देखिएगा। उससे आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे, आपके न्यूमेरिकल्स में पकड़ अच्छी आएगी, और आपको ये जो क्वेश्चंस हैं जो हम कराएंगे इसके बाद आएंगे, जो आपके क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, तो उनमें सहायता बहुत ज्यादा मिलेगी। चलिए तो फिर हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5 का डिस्कशन, कि लेक्चर नंबर 5 में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। तो हमें इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत पढ़नी है बैटरियां। इस बात का ध्यान रखेंगे, बैटरियां। तो बैटरियों के अंतर्गत क्या पढ़ना है? तो बैटरियों के अंतर्गत पढ़ना है हमें प्राथमिक बैटरियां, द्वितीयक बैटरियां। यहाँ पर हमने प्राथमिक बैटरियों के 2 एग्जाम्पल लिए हैं जो आपकी किताब में दे रखे हैं। ठीक है, कि एक आपका ड्राई सेल हो गया, ड्राई सेल यानी शुष्क सेल, और दूसरा आपका कह सकते हैं कि मरकरी सेल। और फिर हमने पढ़ा सेकेंडरी बैटरीज, और फिर ईंधन सेल, और उसके बाद हमारा जो अंतिम टॉपिक है दैट इज संचारण। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पूरा थ्योरेटिकल और डेरिवेशन के साथ पूरा ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर है इन सभी चीजों के साथ ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो फिर ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर 5 की। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है बैटरियां, या इन्हें हम बैटरीज बोलते हैं। ओके, अब बात आती है बैटरीज या बैटरियां, इनका हम यूज कहाँ करते हैं, इन्हें हम देखते कैसे हैं, क्या क्या उनमें समस्याएं उत्पन्न होती है, तो इन सभी के बारे में बहुत डिटेल में समझने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये समझेंगे भाई बैटरी के प्रकार कितने होते हैं, क्या क्या इसमें होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बैटरी का काम क्या होता है। अगर आपने देखा होगा भैया बैटरी का काम क्या होता है, तो बैटरी का यही काम होता है आपको कि भैया इलेक्ट्रिसिटी देना। और क्या काम होता है? यही तो काम होता है। जैसे मान लो बैटरी का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी देना। ठीक है, तो बैटरी के बारे में अगर हम चर्चा करें कि भाई बैटरी होती क्या है, तो बैटरी आपकी कह सकते हैं कि जो सेल होते हैं ना, जो अभी पढ़ चुके हैं अपन, जैसे गैल्वेनिक सेल हो गया है ना, तो ये सेलों का संयोजन है, श्रेणी संयोजन है। ठीक है, इसमें एक सेल या आपके मोर देन एक सेल क्या होते हैं कि श्रेणी क्रम में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। अब बात आती है भाई बैटरी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो आप जानते हैं मुझसे ज्यादा, तो आप जानते ही है ना बैटरी का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। देखिए बैटरी का इस्तेमाल आप जानते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, है ना, और जैसे मान लीजिए मोबाइल फोन, है ना, हाँ, घड़ी, और पंखा, कूलर, इन सब जगह के लिए बैटरी का इस्तेमाल होता है ना। आप पंखा नहीं चलता है, पंखा चलता नहीं है बैटरी से। ठीक है, तो देखिएगा हर प्रकार की आप, अगर मैं कहूँ आपसे कि बैटरी के बारे में, कि अगर हम ये कहें कि हम बैटरी पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, तो भी ये गलत वाक्य नहीं होगा, है ना। हम बहुत ज्यादा निर्भर हैं बैटरी पर। जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल की तो बहुत लोगों को लत सी लग गई है ना, तो उस पर निर्भर है पूरी तरह से। क्लियर है इतना? चलिए, और अगर बात की जाए तो बैटरी हम चाहते कैसे है ना, तो जैसे मान लीजिए जो जो बच्चा पबजी खेलता है, फ्री फायर खेलता है, तो उसको बैटरी कैसी चाहिए होती है, तो वो ये चाहता है कि भैया हमारी बैटरी हो कम से कम 6000 mAh की, 6000 7000 mAh की होती है ना। हाँ, और मतलब हम ये चाहते हैं कि जो हमारी बैटरी हो वो हल्की हो, और जो हमारी बैटरी हो उसकी जो कैपेसिटी हो वो अच्छी हो, खतरनाक टाइप की, और वो लॉन्ग लास्टिंग हो, मतलब काफी देर तक चले, यही चाहते हैं। हाँ, तो देखिए, तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें बैटरी के बारे में, तो बैटरी क्या है, ये जो है आपका सेल, या एक सेल, या आप कह सकते हैं बहुत सारी सेल का एक संयोजन है। कौन सा संयोजन है? श्रेणी संयोजन है। ठीक है, अगर हम चर्चा और करें बैटरी के बारे में, तो बैटरी के बारे में हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो बैटरी होती है हमारी, इसमें श्रेणी संयोजन होता है। ठीक है, सेल का। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी का काम क्या होता है? तो बैटरी का आपका काम होता है कि ये जो बैटरी है ये आपको क्या करेगी, यह आपको केमिकल रिएक्शन कराएगी अपने अंदर, और आपको प्रोवाइड कराएगी एनर्जी, है ना। कौन सी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जैसे आपने देखा होगा कि बैटरी का काम यही होता है, जैसे मान लीजिए कि घड़ी में बैटरी लगी रहती है ना, सेल लगे रहते हैं ना, हाँ वही बैटरी। तो जैसे घड़ी में बैटरी लगी रहती है तो वो क्या काम करती है, तो वो उसकी जो सुई है टिक 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 चलाती है ना। तो बैटरी जो है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी देती है अपन को। ठीक है, क्लियर इतना? तो बैटरी इलेक्ट्रिसिटी देती है, कैसे देगी, तो जब उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होंगे, तो क्या बोलेंगे कि बैटरी का काम है भैया इलेक्ट्रिसिटी देना, और जब उसके अंदर क्या हो, केमिकल रिएक्शन हो। ओके,
अब हम बात करते हैं बैटरी के बारे में। और तो बैटरी के बारे में बताया गया कि भैया बैटरी कितने प्रकार की होती है। तो बैटरी जो है मेनली हमने बैटरी को दो प्रकार से डिवाइड किया हुआ है, एक प्राथमिक बैटरी और एक आपकी द्वितीयक बैटरी। ठीक है, तो ये हमारी जैसे मान लीजिए प्राथमिक बैटरी है। और अब हम बात करेंगे प्राथमिक बैटरी के बारे में। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं तो ये आपका प्राथमिक बैटरी का चित्र है। तो पहले हम बैटरी के बारे में थोड़ा सा लिख लें, उसके बाद हम प्राथमिक बैटरी के बारे में भी लिखेंगे। लिखना क्या है, जो मैंने अभी बताया कि भैया बैटरी क्या होती है। तो बैटरी जो है एक सेल या एक से अधिक सेलों के श्रेणी संयोजन को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ठीक है, बैटरी में क्या हो रहा है, बैटरी में आप कहेंगे कि अंदर बैटरी के हो रहा है आपका केमिकल रिएक्शन, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ओके, आगे अगर आप कहें तो भाई बैटरी की बात और आती है कि भाई बैटरी में यूज काहे में करते हैं। तो बैटरी हमें ऐसी चाहिए होती है कि भैया बैटरी हमारी हल्की हो और लॉन्ग लास्टिंग हो। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब यह है कि काफी देर तक चले, है ना, चले। तो यही चीजों को क्या करना है अपन को यहाँ पे लिख लेना है बैटरी के बारे में। फिर अपन पढ़ेंगे प्राथमिक बैटरी, द्वितीयक बैटरी, इस तरह से। तो इन्हीं चीजों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अब इन्हीं चीजों को पढ़ लीजिए एक बार कि जैसा पहला पॉइंट मैंने बताया था कि बैटरी में क्या होता है। तो बैटरी में एक या एक से अधिक सेल क्या है, श्रेणी क्रम में कनेक्टेड रहती हैं। तो या तो आपकी एक सेल रहेगी या एक से अधिक सेल कैसी रहेंगी, श्रेणी क्रम में जुड़ी रहेंगी। बेसिकली अगर हम बैटरी को देखें तो गैल्वेनिक सेल ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी बैटरी जैसे हम वैद्युत स्रोत के रूप में प्रयोग में लाते हैं तो कैसे होती है, यह एक गैल्वेनिक सेल होती है। और गैल्वेनिक सेल का काम क्या होता है कि भैया गैल्वेनिक सेल जो होती है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है। इसका काम ये होता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देना विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होंगी और जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो जैसे कि गैल्वेनिक सेलों में हमको पता है कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही थी, यानी उसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही थी, और जिसके द्वारा हमको क्या है कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। यही काम बैटरी के साथ होगा। आगे क्या है कि आगे यह है कि बैटरी कैसी होनी चाहिए। तो बैटरी हमारी होनी चाहिए हल्की, लाइट वेट की, सुसंबद्ध मतलब बढ़िया तरीके से बंधी हुई, लॉन्ग लास्टिंग, ऐसी ना हो कि टूटी फूटी हो, है ना। और लॉन्ग लास्टिंग का मतलब यह है कि काफी देर तक चले, है ना। पबजी वाले कैन रिलेट दिस टर्म लॉन्ग लास्टिंग बैटरी, है ना। हाँ, उन्हें इसीलिए चाहिए होती है ज्यादा देर तक कि बढ़िया उनको क्या है कि मोबाइल जो है उनका ज्यादा पावर लेता है ना। क्योंकि क्या होता है कि भाई अब आजकल जैसे मोबाइल आ रहे हैं तो उनकी बैटरी भी आप देखिए 5000 mAh, 6000 mAh, 7000 mAh, है ना। और आज से पहले आप ले लीजिए, आप 6-7 साल पहले देखिए तो मोबाइल की बैटरी आती थी मुश्किल से 2200 mAh, 2300 mAh, है ना, 3000 mAh, 4200 mAh ऐसे आती थी। अब 5000 से नीचे ही नहीं आती सही से, है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो बैटरी को कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, सुसंबद्ध होना चाहिए और लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। यानी जो बैटरी है हमारी ज्यादा देर तक चले, हल्की हो। ओके, अगला ये है कि हम बैटरियों को प्रयोग में लाएं तो क्या होना चाहिए, इस समय इसकी वोल्टता में ज्यादा मजाक नहीं हो। अब ऐसा नहीं है कि हम बैटरी को चला रहे हैं तो जैसी चल रही है उसके वोल्टेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं आए। ठीक है, धीरे धीरे उसके वोल्टेज में डिफरेंस आ रहा है लेकिन ज्यादा डिफरेंस ना आए। ओके, अब हम बात करेंगे कि बैटरियों को हमें वर्गीकृत करना है। तो बैटरी को अगर हम वर्गीकृत के बारे में देखें तो बैटरी को हमने दो प्रकार से वर्गीकृत किया हुआ है। तो हम देखेंगे तो भैया बैटरी जो है हमारी मूलतः दो प्रकार की होती है। हमने दो प्रकार से हमने इसका वर्गीकरण किया, इसको दो प्रकार से क्लासिफाई किया है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है आपकी प्राइमरी बैटरीज, या इन्हें हम बोलते हैं प्राथमिक बैटरियां। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बैटरी को हमने दो प्रकार से वर्गीकृत किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिख दूं, है ना। बैटरी तो जान ही चुके हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैटरी को हमने दो प्रकार से वर्गीकृत किया हुआ है, एक आपकी प्राइमरी बैटरी और दूसरी है आपकी सेकेंडरी बैटरीज। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बैटरीज, इनको हमने दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। बैटरियां कैसे, तो एक आप देखिए, एक होती है इसकी प्राइमरी बैटरी और दूसरी जो होती है वो होती है सेकेंडरी बैटरीज, प्राथमिक बैटरियां, और ये है अपनी द्वितीयक बैटरियां। तो बैटरी को हमने कितने प्रकार से बांटा है, बैटरी को हमने दो प्रकार से बांटा है, एक हमारी प्राथमिक बैटरी और दूसरी हमारी द्वितीयक बैटरी। हम चर्चा करेंगे दोनों पर बारी बारी से। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्राथमिक बैटरी के ऊपर। तो चलिए हेडिंग बनाइए प्राथमिक बैटरी। तो बात आती है प्राथमिक बैटरियों की। तो प्राथमिक बैटरियां क्या होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि घड़ी में जो आपकी बैटरी लगी रहती है, कौन सी घड़ी, डिजिटल वाली नहीं, जो दीवार घड़ी होती है ना, उसमें जो आपकी सेल लगी रहती है पीछे, उसी को हम बोलते हैं ड्राई सेल, या आप उसी को बोलते हैं प्राथमिक बैटरी। तो वो आपकी प्राथमिक बैटरी के अंतर्गत आ जाएगी। जो आपके हाथ में जो आपकी घड़ी होती है टिक 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 चलने वाली, हाँ, तो उसमें भी आपकी कौन सी होती है, तो उसमें भी आपकी प्राथमिक बैटरी होती है। आपने देखो इतना छोटा सा सेल होता है, इतना सा धपिया सा, हाँ, तो वो भी आपकी प्राथमिक बैटरी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब बात आती है प्राथमिक बैटरी की कहानी क्या है। तो आप मेरी बात सुनिएगा अच्छे से। क्या ऐसा होता है
कि आप प्राथमिक बैटरी, जैसे मान लीजिए मेरे पास घड़ी वाला सेल है, ठीक है, तो क्या एक बार यूज करने के बाद, एक बार यूज करने के पश्चात, जैसे घड़ी का सेल लिया मैंने, क्या एक बार यूज करने के पश्चात मैं उसे दोबारा रिचार्ज कर सकता हूँ? तो आंसर है नहीं, ठीक है। तो प्राथमिक बैटरियों की अगर हम चर्चा करें तो क्या बोलेंगे कि ये भैया ऐसी बैटरी होती हैं जिन्हें हम केवल एक बार ही यूज कर सकते हैं, और एक बार बढ़िया तरीके से जब हमने इन्हें कोई यूज कर लिया तो हम इन्हें दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बार यूज होके बढ़िया तरीके से पूरी खर्च हो जाती है और फिर वो हमारे लिए बेकार हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूं भैया प्राथमिक बैटरी होती क्या है, इसमें पदार्थ कौन कौन से यूज होते हैं। तो एक बड़ा ही फेमस उदाहरण है, हमको यहाँ पर दो सेल पढ़ने प्राथमिक बैटरी के एग्जाम्पल के रूप में। एक हमारा पारा सेल हो जाएगा, या उसे हम मरकरी सेल बोलते हैं, और एक आपका हो जाएगा ड्राई सेल। तो हमारा क्या है कि ड्राई सेल तक हो गया, ठीक है। तो ड्राई सेल के को हम क्या कहते हैं, लेक्लांसी सेल भी कहते हैं। लेक्लांसी सेल क्यों कहते हैं? भैया इसका आविष्कार किसने किया था? लेक्लांसी भाई साहब ने किया था। लेक्लांसी एक आप कह सकते हैं वैज्ञानिक थे। तो पहले हम बात करते हैं प्राथमिक बैटरियों की। तो प्राथमिक बैटरी के बारे में क्या है कि भैया ये ऐसी बैटरियां होती हैं जिन्हें हम एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार जब हमने इनका इस्तेमाल कर लिया तो अब हम इन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, इन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। समझ गए बात? इस चीज को हम लिख ले रहे हैं। उसके बाद हम इनका टाइप्स लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका शुष्क सेल हो गया, शुष्क सेल में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका लेक्लांसी सेल, या इसी को हम शुष्क सेल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अपन मरकरी वाला सेल भी पढ़ेंगे। तो दोनों चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए तो बात करते हैं हम, पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है हमारा ड्राई सेल का। इसे हम इंग्लिश में शुष्क सेल बोलते हैं, सॉरी हिंदी में शुष्क सेल बोलते हैं, इंग्लिश में ड्राई सेल बोलते हैं। और इसकी शकल सूरत कुछ ऐसी होती है। तो मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके बढ़िया सुंदर सा इसे लिख दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या इसमें इस्तेमाल हो रहा है। ये आपका कार्बन रॉड है जो कि आपकी ग्रेफाइट की बनी रहती है। काहे की बनी रहती है? तो ग्रेफाइट की बनी रहती है। आप एनसीईआरटी की बुक उठा सकते हैं और वहां से आप चित्र देख सकते हैं बढ़िया शानदार तरीके से। और आप यहाँ पर देखिए तो ये आपकी कार्बन रॉड है, ये ग्रेफाइट की बनी होती है। यह आप देखते हैं तो यह आपका जिंक का पात्र होता है। क्या रहता है? जिंक का पात्र। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जिंक का पात्र होता है, ओके। और बीच में आप देख रहे हैं ये वाला, तो ये आपका सॉल्यूशन भरा रहता है, पेस्ट भरा रहता है। किसका? यहाँ आप कहेंगे कि भैया ये आपका MnO2 का पेस्ट भरा रहता है, MnO2, और आपका कार्बन ब्लैक, और आपका ये आपका पेस्ट भरा रहता है NH4Cl का। तो इन सभी लोगों का मिलकर आपका इसमें पेस्ट भरा रहता है। और ये आपका शुष्क सेल है, ठीक है। ये आपका क्या है? शुष्क सेल है। ड्राई सेल को हिंदी में बोलते हैं शुष्क सेल। चलिए तो हम बात करते हैं भैया शुष्क सेल की, इसमें क्या क्या कहानी चल रही होती है। तो कोई भी सेल हो, है ना, हमें क्या मतलब? हमें तीन लोगों से मतलब है। किससे? हमको मतलब है तीन लोगों से। एक हमारा एनोड का पता चल जाए हमारा, ओके। फिर हमें दूसरे व्यक्ति से मतलब है, वो हमारा है कैथोड, ओके। और तीसरा व्यक्ति है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। क्या क्या? एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। तो हम यहाँ पर देखें, ये भैया हमारी शुष्क सेल है। तो शुष्क सेल में एनोड का काम कौन करता है? तो यहाँ पर लिखेंगे शुष्क सेल में जो हमारा एनोड का काम करता है, वो एनोड का काम करता है जिंक का पात्र। यहाँ लिखेंगे जिंक का पात्र जो है हमारा एनोड का काम करता है, ओके। ये एक्चुअली जो अगर मैं बात करूं शुष्क सेल की, कि आपका अगर आपको मान लीजिए देखना है शुष्क सेल को कैसे देखेंगे, है ना, तो आपके पास घड़ी होगी, घड़ी का जो सेल होता है वह आपका शुष्क सेल का बढ़िया बेस्ट एग्जाम्पल है ना। तो जो घड़ी का आपका जो सेल होता है, जानते हैं ना घड़ी, दीवाल घड़ी वाली, ऐसी वाली घड़ी, है ना, ऐसे ऐसे उसकी सुई लगी रहती है, टिक 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 टिक, 3 सुई रहती है, घूमती रहती है। हाँ, तो उसी वाली सुई की कहानी चल रही है कि भाई ये जो सुई है वो चलती ही इसी सेल के कारण है। तो आप उन्हें देख सकते हैं, और जब आप उसे देखेंगे तो आप उसे जब देखेंगे, इसका जो वोल्टेज होता है वो, इसका वोल्टेज नियर अबाउट 1.5 वोल्ट का वोल्टेज रहता है, और सेल में ही लिखा रहता है ना। तो आपके घर में होगा सेल, तो आप देख सकते हैं उसे, ठीक है। तो एनोड का काम कौन करता है? जिंक का पात्र। इसमें रिएक्शन कौन सी होती है? तो भैया जिंक का पात्र जो है एनोड का काम करता है। और एनोड पर रिएक्शन कैसे होती है? तो मैं कई सालों से बताता आ रहा हूं भैया, एनोड पर होती है ऑक्सीकरण, कैथोड पर होता है रिडक्शन। तो एनोड पर ऑक्सीकरण, तो एनोड का जो है हमारा जिंक है, तो जिंक जो है हमारा ऑक्सीकृत होकर Zn डाई पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ओके। अब जो हमारा कैथोड है, कैथोड की तरह कौन काम कर रहा है? तो कैथोड की तरह जो हमारा व्यक्ति है वो काम कर रहा है हमारा ग्रेफाइट की छड़। यहाँ आप लिख सकते हैं भैया ये ग्रेफाइट की छड़ कैथोड की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ग्रेफाइट की छड़ कैथोड की तरह काम कर रहा है। आप कहेंगे भैया यहाँ पर ग्रेफाइट नहीं लिखा, यहाँ पर कार्बन लिखा है। कार्बन भी ग्रेफाइट का ही, कार्बन के अपर रूप होते हैं, तो ये ग्रेफाइट जो है उस कार्बन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैथोड की तरह कौन काम करता है? ग्रेफाइट।
अब बचा आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो विद्युत अपघट्य के रूप में कौन काम करता है? ये तो ये हमारा जो है विद्युत अपघट्य के रूप में काम करता है इलेक्ट्रोलाइट। बस 3 चीजें ही चाहिए होती हैं, वो हमारी सेल क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। क्लियर इतना? चलिए अब हम बात करते हैं भैया कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है। देखो अब कैथोड पर क्या होता है कि जो आपका NH4Cl का जो पेस्ट है वो जो है आपका NH4 पॉजिटिव बनता है। तो कैथोड पर अगर हम रिएक्शन देखें तो कौन कौन है भाई? MnO2। तो MnO2 हमने यहाँ पर लिख लिया, ओके। और NH4 जो आपका है तो NH4 यहाँ पर आप लिखेंगे और पॉजिटिव बना लेगा। और यह है आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये कुछ रिएक्शन इस तरह से देता है कि ये बनता है आपका MnOOH, ओके, प्लस अमोनिया। ठीक है, बात की ये लोग भी रिएक्शन करते रहते हैं, ये दोनों लोग, वो फिर बहुत लंबी रिएक्शन हो जाएगी, अपन को ज्यादा उतनी डिटेल में नहीं जाना, अपन को बस इतना ही देखना है आखिर क्या कहानी हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या हो गया, अपचयित हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। तो ऑक्सीकरण संख्या घट गई, इसका मतलब ये क्या हो गया, अपचयित हो गया। तो यहाँ पर कैथोड पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन किन लोगों का हो रहा है? तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि Mn का अपचयन हो रहा है। और ये एनोड है, एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में क्या है कि जिंक जो है हमारा वो हमारा इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, तो कुछ इस तरह से सिस्टम बन रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है हमारी ड्राई सेल की। ओके, तो ये हमारी ड्राई सेल में ये हमारा एनोड की सिस्टम है, ये हमारा कैथोड का सिस्टम है। और अगर हम ड्राई सेल का उपयोग देखें तो भैया इसका उपयोग हम करते हैं घड़ी में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्लॉक में हम इसका उपयोग करते हैं, ट्रांजिस्टर में हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये हमारा ड्राई सेल का उपयोग होता है। ट्रांजिस्टर रेडियो वाला, रेडियो में आपने देखा होगा बढ़िया तरीके से सुनाई देता है, देखा ना, रेडियो में जो सेल डलते हैं, हाँ, तो वही वाला है। ठीक है, तो बस यही है और कुछ नहीं है। तो शुष्क सेल हो गया। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा सेल है, प्राथमिक बैटरी के उदाहरण चल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, उसे हम बोलते हैं मरकरी सेल, है ना। चलो, तो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की, जो है हमारा मरकरी सेल। ठीक है, तो अगर हम बात करें मरकरी सेल उदाहरण किसका, तो मरकरी सेल जो है हमारा प्राथमिक सेल का उदाहरण है। ठीक है, अब प्राथमिक सेल क्या होते हैं, तो प्राथमिक सेल के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि भैया प्राथमिक सेल ऐसी सेल होती हैं जिनको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। और ये वाली जो प्राथमिक सेल है बहुत शानदार होती है, ये हमेशा एक समान वोल्टेज को देती है। एक मतलब ऐसा नहीं है कि इसका वोल्टेज थोड़ा बहुत कम और होता जाए, इसे हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि बढ़िया एक समान वोल्टेज ही देती है। अब आप अगर आप इसकी बात करें मरकरी सेल की, तो ये जो आपने सेल देखा है, ये आपने कहाँ देखा है, तो ये आपने घड़ी जो होती है ना हाथ में पहनने वाली, है ना, तो उसमें इस तरह का सेल डलता है, देखा है ना। हाँ, तो इस तरह का सेल आपका घड़ियों में इस्तेमाल होता है खूब ज्यादा। और वो वाला सेल कहीं में इस्तेमाल होता है, ये वाला, तो ये वाला जो आपका सेल होता है, कहाँ गया ये वाला जो सेल है, ये आपका दीवार घड़ियों में इस्तेमाल होता है, ये वाला हाथ वाली घड़ी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है। तो हमें क्या है, किसी सेल के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, तो हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए, एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट्य। तो अगर मैं यहाँ पर एनोड की चर्चा करूं कि भैया एनोड की तरह हमारा कौन काम कर रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं एनोड की तरह हमारा कौन काम कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे एनोड। तो अगर हम एनोड की चर्चा करें भैया एनोड की तरह हमारा कौन काम कर रहा है, तो वो यहाँ पर एनोड की तरह जो काम कर रहा होता है वो है हमारा जिंक Hg। तो एनोड की तरह जो हमारा काम कौन कर रहा है, तो एनोड की तरह काम कर रहा है हमारा जिंक अमलगम। इसे आप हिंदी में लिख सकते हैं जिंक अमलगम, और इसे आप बोल सकते हैं ZnHg। ओके, तो ये हमारा करता है काम एनोड की तरह। ठीक है, हमें दूसरी चीज चाहिए होती भैया कैथोड की तरह कौन काम करता है, एनोड हो गया, कैथोड हो गया, फिर हम इलेक्ट्रोलाइट की देखते हैं। तो अगर हम एनोड पर रिएक्शन देखें भैया, एनोड पर रिएक्शन कैसी होती है, तो अगर हम एनोड पर देखें तो जिंक अमलगम रहता है। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होती है, तो रिएक्शन आप देखिए अभिक्रिया। तो यहाँ पर अगर हम रिएक्शन देखें तो रिएक्शन वही ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे। तो जिंक Hg हमने ले लिया, मतलब कह सकते हैं कि जिंक अमलगम ले लिया, और ये जो है हमारा OH आयन से क्रिया करेगा, तो ये बनाता है आपका ZnO, ओके, और बनाएगा आपका H2O, ओके, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकलेंगे। तो इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें हो गया ऑक्सीकरण। अगली अगर हम बात करें तो वो है हमारा कैथोड। तो कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, तो वो भी देख लो।
कैथोड। तो कैथोड की तरह पहले हमें पता होना चाहिए कि भैया कैथोड की तरह काम कौन कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा कैथोड है आप देख सकते हैं, कैथोड जो है हमारा वो क्या है, ये है ब्लू कलर से दिखाया गया। तो कैथोड की तरह अगर जो हम काम देखें, जैसे ये हमारा ये कैथोड है ना, तो कैथोड की तरह जो हमारा काम कर रहा है वो कौन काम कर रहा है, तो वो काम कर रहा है आपका HGO और कार्बन का पेस्ट। तो कैथोड की रिएक्शन हम लिख लेते हैं कि HGO और कार्बन का पेस्ट इसमें कैथोड की तरह काम करता है। तो इसे देखते हैं, तो HGO इसकी रिएक्शन होगी वाटर से और ये इलेक्ट्रॉन आपका ग्रहण करेगा और ये बनाएगा आपका, तो अगर हम कैथोड पर रिएक्शन देखें तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण यानी यहाँ पर क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक है। और कैथोड की तरह कौन काम कर रहा है, तो कैथोड की तरह काम कर रहा है हमारा HGO, है ना। तो HGO जो है आपका H2O से रिएक्शन करेगा, तो ये बनना चाहिए आपका Hg आपका इस तरह से अलग हो जाना चाहिए, Hg ये आपका लिक्विड स्टेट में अलग हो गया और आपका यहाँ पर बचा 2OH नेगेटिव। ओके, अब हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखें भैया, इसकी ओवरऑल अभिक्रिया क्या है, ओवरऑल रिएक्शन मतलब इसकी संपूर्ण अभिक्रिया। ओके, तो संपूर्ण अभिक्रिया के लिए हमें इन्हें जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे तो भाई हमारा ये 2OH से ये वाला 2OH कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन से हमारे ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, पानी से हमारा ये पानी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, तो बचेगा हमारा ZnHg और कौन बचा, HGO आफ्टर रिएक्शन, यहाँ पर बचा ZnO और ये हमारा Hg। तो ये हमारी आएगी संपूर्ण अभिक्रिया। तो ये हो गया हमारा प्राथमिक सेल का दूसरा उदाहरण। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल की, सेकेंडरी बैटरी यानी द्वितीयक बैटरी। अब हम चर्चा करते हैं द्वितीयक बैटरी की। तो द्वितीयक बैटरी आपकी वही है जो आपके कार में, इन्वर्टर में, घरों में लगी रहती है ना। द्वितीयक बैटरी का जैसे मान लो मैं पहली बैटरी के बारे में बता चुका हूँ, प्राथमिक बैटरियों के बारे में, कि इनको आप केवल एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद इन्हें आप रिचार्ज नहीं कर सकते, है ना, दोबारा इनको चार्ज करके इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जब बात आती है द्वितीयक बैटरियों की, तो द्वितीयक बैटरियों को आप बार बार अनेक बार क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ये अनेक बार क्या है, अनेक प्रक्रमों में ये क्या है, चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। तो अगर मैं बात करूं प्राथमिक बैटरी की, तो प्राथमिक बैटरी को एक भी बार आप चार्ज नहीं कर सकते, द्वितीयक बैटरी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। अब द्वितीयक बैटरी को चार्ज करने का मतलब क्या है, हम जो है करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में जब हम करंट को डालते हैं तो वो क्या होने लगती है, चार्ज होने लगती है। यही आपका द्वितीयक बैटरी का कंसेप्ट है। अब हम इस द्वितीयक बैटरी को समझने के लिए हम लेंगे एक एग्जाम्पल। इस प्रकार की बैटरी को हम संचायक बैटरियां भी कहते हैं और इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को हम समझने के लिए हम बढ़िया एक सुंदर सा एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन सीसा संचायक सेल का ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखा दूं सीसा संचायक सेल होती कैसी है। आप फिजिक्स लैब में जाइए, केमिस्ट्री नहीं फिजिक्स लैब में आप जाइएगा कभी, तो वहां पर आपको इस प्रकार की सभी प्रकार की सेलों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रयास किया करिए कि लैब जरूर जाया करिए, है ना, मैं तो रोज कहता हूं आपसे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं द्वितीयक बैटरियां होती कैसी हैं, दिखती कैसी हैं। तो ये जो है आपकी, ये हमारी सीसा संचायक बैटरी या सीसा संचायक सेल, जो भी आपको बोल रहा हूं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। अब सीसा संचायक बैटरी या इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, और ये जो है आपका उदाहरण होता है, यह उदाहरण होता है आपका द्वितीयक बैटरी का। अब हम द्वितीयक बैटरी के अगर हम उदाहरण की चर्चा करें तो ये हमारा सीसा संचायक बैटरी। अब इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं तो क्या है इसके बारे में ये बताया जाता है कि भैया ये इस प्रकार की बैटरी होती है, इन्हें आप केवल एक बार क्या कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते, इन्हें आप कई बार यूज कर सकते हैं, इन्हें अनेक बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं चर्चा करूं तो आप कह सकते हैं कि भैया इसे आप बार बार यूज, आपने देखा हो आपके घर में इन्वर्टर लगा है ना, तो वो आपकी सेकेंडरी बैटरी से जुड़ा रहता है ना, जो बैटरी जुड़ी रहती है, जैसे आपने देखा हो ट्रैक्टर की बैटरी हो गई, वो आपकी सेकेंडरी बैटरी है, ठेला की बैटरी, कार की बैटरी, ऑटोमोबाइल्स में जितनी भी आपकी बैटरी लगी रहती है वो आपकी सब सेकेंडरी बैटरी है, क्योंकि इनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज होती कैसे हैं, जब हम करंट को अपोजिट डायरेक्शन में प्रवाहित करते हैं। बैटरी का कॉन्सेप्ट वही है, बैटरी एक तरह की हमारी सेल है और बैटरी का कॉन्सेप्ट वही पुराना वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है, भैया हमारे पास एनोड होना चाहिए, ओके, हमारे पास कैथोड होना चाहिए, ओके, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। हम देखेंगे भैया इसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है और इलेक्ट्रोलाइट कौन है ना। तो अगर हम बात करें ये जो सीसा संचायक सेल है या जो हमारी ये सेकेंडरी बैटरी का जो हमारा उदाहरण है, इसमें एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इसमें जो हमारा एनोड होता है, इसमें एनोड जो होता है या एनोड की तरह जो काम करता है वो काम करता है हमारा लेड। क्या होता है एनोड की तरह, तो एनोड की तरह जो हमारा काम करता है वो हमारा काम करता है लेड। तो लेड जो होता है या हम इसे बोलते हैं सीसा, ये हमारा काम करता है एनोड की तरह। किसकी तरह, एनोड की तरह, ओके। अब हम बात करें भैया हमारा कैथोड की तरह काम कौन करता है,
तो कैथोड की तरह जो काम करता है भैया उसको लिखना पड़ेगा, है ना। तो कैथोड की तरह जो हमारा काम करता है वो कहाँ गया भाई, तो कैथोड की तरह जो हमारा काम करता है वो है यहाँ पर हमारा PbO2। तो PbO2 यानी हम इसे बोलते हैं लेड डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड। ये हमारा क्या काम करता है कैथोड की तरह, तो इसे आप बोलेंगे कैथोड की तरह काम करता है, ये हमारा लेड डाइऑक्साइड। यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेड डाइऑक्साइड, ये हमारा काम करता है कैथोड की तरह। ओके, और इसका अगर फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होता है PbO2। ओके, क्लियर इतना। तो एनोड हो गया हमारा, कैथोड हो गया। अब हम चर्चा करते हैं भैया हमारा जो है वैद्युत अपघट्य के रूप में कौन काम करता है। तो वैद्युत अपघट्य के रूप में यहाँ पर काम करता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन। यहाँ पर लिख सकते हैं वैद्युत अपघट्य के रूप में काम करता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन, यानी H2SO4 का सॉल्यूशन। कैसा, 30% कॉन्सेंट्रेशन वाला। ओके, क्लियर इतना। तो एनोड हो गया, कैथोड हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कहानी चल क्या रही है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में बता ही चुका हूं, क्या बता चुका हूं कि भैया ये ऐसी सेल होती है जिन्हें आप क्या कर सकते हैं कि भाई आप इन्हें बार बार रिचार्ज कर सकते हो, बार बार यूज कर सकते हैं। एक बार फिर हम पढ़ लेते हैं इसको, जो लिखा हुआ है इंग्लिश में थोड़ा सा, है ना। उसके बाद मैं हिंदी में यहाँ पर लिखवा दूंगा और आप देखिएगा उसे, ठीक है। कहानी वही है, कहानी में जो बता चुका हूँ वही आपके इंग्लिश में लिखा है, वही मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। बढ़िया तरीके से देखिए, मजा आ जाएगा आपको। देखिएगा, पढ़ते हैं। A secondary cell after use can be recharged by passing current through it in the opposite direction so that it can use again. A good secondary cell can undergo in large number of discharge and चार्जिंग साइकिल्स। मतलब ये कि जो सेकेंडरी सेल है, यानी जो हमारी द्वितीयक सेल है, जो हमारी सीसा संचायक बैटरी है या कोई भी संचायक बैटरियां हैं, उनको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं जब हम उनके अपोजिट डायरेक्शन में करंट को पास कराते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है आगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल जो हमारी है वो कौन सी, सीसा संचायक बैटरी है। ओके, इसमें क्या होता है कि इसमें एक ग्रिड का पैकेट होता है और इसमें होता है आपका लेड यानी आपका सीसा होता है, और सीसा आपका काम करता है एनोड की तरह। जैसा कि आपको यहाँ लिखा है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सीसा काहे की तरह काम करता है, एनोड की तरह। तो यहाँ पर आप लिखा है सीसा जो है हमारा एनोड की तरह काम करता है, और लेड डाइऑक्साइड यानी PbO2 ये आपका काहे की तरह काम करता है, कैथोड की तरह काम करता है, पहले बता चुके हैं। यहाँ पर लिखा 30% सॉल्यूशन जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड की तरह इसमें यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। इलेक्ट्रोलाइट मतलब वैद्युत अपघट्य के रूप में। अब यहाँ पर ये रिएक्शन लिखी हुई है कि एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है। तो चलिए हम इसी चीज को हिंदी में लिख लेते हैं। क्लियर इतना। तो वही चीज है कि एक द्वितीयक बैटरी को हम क्या उपयोग के बाद विद्युत धारा प्रवाहित करके, कैसे विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करके हम क्या कर सकते हैं, विपरीत दिशा में विद्युत धारा, यहाँ पर लिख सकते हैं विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करके पुनः आवेशित करके प्रयोग में ला सकते हैं। एक अच्छी संचायक बैटरी जो है अनेक बार चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है। ओके, और ये जो हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारा एग्जाम्पल सीसा संचायक बैटरी का, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो हमारा एग्जाम्पल है, ये क्या है, एग्जाम्पल यहाँ पर आप लिख सकते हैं सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल में अगर हम देखें तो इसमें वही कहानी है कि एनोड की तरह कौन काम कर रहा है, कैथोड की तरह कौन काम कर रहा है, और आपका इलेक्ट्रोलाइट कौन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एनोड की तरह कौन काम कर रहा है, तो एनोड की तरह जो हमारा काम कर रहा है वो हमारा काम कर रहा है एनोड की तरह लेड। तो एनोड की तरह जो काम कर रहा है वो हमारा लेड काम कर रहा है। ओके, क्लियर इतना। चलिए, इसमें रिएक्शन क्या होती है, तो अभिक्रिया अगर हम देखें तो वही है कहानी कि इसकी जो अभिक्रिया है एनोड में क्या होगा कि ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। ओके, अब होता कैसे है, तो होता ऐसे है कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो आपका लेड है और जो आपका H2SO4 है, तो उसका SO4 मिलकर, यहाँ पर हम लिख लेते हैं SO4 डाई नेगेटिव मिलकर आपका यहाँ पर बनाते हैं लेड सल्फेट PbSO4, जो कि आपका सॉलिड स्टेट में रहता है, और यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो यहाँ पे आप स्टेट लिख सकते हैं सॉलिड स्टेट, और ये जो आपका लेड रहता है ये भी आपका सॉलिड में रहता है, और ये जो आपका रहता है SO4 माइनस, तो ये आपका रहता है एक्वस स्टेज में। अब हम बात करें कैथोड में क्या कहानी होती है, तो कैथोड की कहानी आप यहाँ देखिएगा। कैथोड की अगर मैं कहानी देखूं तो कैथोड की तरह काम कौन करता है, तो कैथोड की तरह हमारा काम करता है लेड डाइऑक्साइड। यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेड डाइऑक्साइड, ये हमारा काम करता है कैथोड की तरह। ओके, इसमें क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है PbO2। ओके, और ये काम कैसे करता है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए लेड डाइऑक्साइड हमने ऐसे बना लिया। ओके, ये हमारा सॉलिड रहेगा, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं SO4 डाई नेगेटिव से, जो कि हमारा एक्वस फॉर्म में रहता है,
और देखो हम कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड की अगर हम बात करते हैं तो कैथोड में होता है रिडक्शन। अब कैथोड में रिडक्शन होने का मतलब ये है कि इसमें हाइड्रोजन आयन जुड़ेंगे, है ना। तो H2SO4 में क्या है कि आपके वो जो H पॉजिटिव है वो आपका यहाँ पे आके जोड़ेगा, तो यहाँ पर आपका H पॉजिटिव और जोड़ते हैं, तो H पॉजिटिव जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये कुछ आपका इस तरह से हमने H पॉजिटिव जोड़ा। ओके, अब रिएक्शन होगी। जब इसमें रिएक्शन होगी तो क्या होगा कि ये भैया इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करेगा ये वाली, तो ये इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कराओ, तो हम इसके इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कराते, तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराए और बनेगा क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बनना चाहिए आपका PbO2 और SO4, तो यहाँ पर बनेगा आपका PbSO4। ओके, और आपका क्या बनेगा, तो और आपका बनेगा क्या बनना चाहिए, जल बनना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा बना दिया जल। ओके, और क्या बनना चाहिए, PbSO4 और जल, तो इसमें बनता है PbSO4 और जल। ओके, अब हम इसे थोड़ा बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर दो नेगेटिव हैं, तो इसे आप बैलेंस करने के लिए यहाँ पर दो लगाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन तो आप बिल्कुल फिट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, है ना, 4 PbSO। ओके, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन गड़बड़ा कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 लगा दो, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, है ना, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पर आप 4 लिखिए। ओके, तो यहाँ पर 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। ओके, इलेक्ट्रॉन बैलेंस सब कुछ बैलेंस हो चुका है, क्लियर इतना, कोई दिक्कत। हाँ, तो ये आपकी कैथोड पर रिएक्शन इस तरह से होती है। तो कैथोड पर जो होता है वो होता है आपका रिडक्शन। अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन देखूं या फिर मैं इसकी ओवरऑल अभिक्रिया देखता हूं, तो ओवरऑल अभिक्रिया अगर हम देखें इसकी, तो ये आपकी ओवरऑल अभिक्रिया कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं संपूर्ण अभिक्रिया। तो संपूर्ण अभिक्रिया अगर हम देखें इसकी, तो संपूर्ण अभिक्रिया क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन से ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, खत्म, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, SO4 डाई नेगेटिव ये है, और आपका SO4 डाई नेगेटिव ये है। ओके, और देखिए और क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या, SO4 तो 2 SO4, और ये आपका 4 H प्लस, तो H प्लस SO4, तो ये हो जाएगा आपका H2SO4। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक आपका SO4 ये है, एक आपका SO4 ये है, तो 2 SO4, एक SO4 के साथ न्यूट्रलाइज होता है 2H, तो यहाँ इनके साथ हो जाएंगे 4H, तो ये निपट गए। तो क्या क्या बचा, Pb, तो यहाँ पर लिखेंगे Pb। ओके, किस स्टेट में है, तो सॉलिड, तो सॉलिड। और कौन है, PbO2, तो PbO2 किस स्टेट में है, सॉलिड, तो सॉलिड लिख लो। ओके, और कौन है, तो यहाँ पर देखिए एक SO4 2 SO4, ओके, और 4H, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2H2SO4। ओके, ये आपके इस साइड वाले सब निपट गए, 2E से 2E कैंसिल हो गया आफ्टर रिएक्शन। ओके, PbSO4 जो आपका सॉलिड स्टेट में है, तो यहाँ पर लिखेंगे PbSO4। ओके, जो हमारा सॉलिड था तो हमारा सॉलिड में हो गया PbSO4, तो आपके 2 PbSO4 आएंगे, है ना, तो यहाँ पर 2 लिख लो, और H2O, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2H2O। तो ये है आपकी सेकेंडरी बैटरी, जिसका एग्जाम्पल हमने लिया सीसा संचायक सेल, और उसको हमने क्या है कि यहाँ पर दिखाया एक्सप्लेन करके कि सीसा संचायक सेल में क्या होता है कि भाई हमारा एनोड की तरह कौन काम करता है, तो एनोड की तरह जो है हमारा काम करता है लेड, और जो हमारा कैथोड की तरह कौन काम करता है, तो कैथोड की तरह हमारा काम करता है लेड डाइऑक्साइड, है ना, PbO2 कैथोड की तरह हमारा काम करता है। और हमने एनोड पर देखा तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड पर देखा तो कैथोड पर रिडक्शन होता है, जैसे हम अपचयन बोलते हैं। तो कैथोड पर क्या होता है, अपचयन, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो कैथोड देखा, एनोड देखा, उसके बाद हमने इनकी संपूर्ण अभिक्रिया को बैलेंस करके लिखा, तो आपका कुछ इस तरह से आया। अब हम बात करते हैं आगे, अगला टॉपिक है हमारा, तो अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, दैट इज ईंधन सेल या फ्यूल सेल। ओके, तो अगर हम बात करें कि इससे पहले जो हमने पढ़ा है गैल्वेनिक सेल वगैरह, है ना, तो उनकी जगह हमने इसका इस्तेमाल क्यों करना सोचा। देखिए, आप जानते हैं कि जो विद्युत उत्पादन होता है किसी भी माध्यम से, जैसे गैल्वेनिक सेल के माध्यम से ही मान लीजिए, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी अंदर रिएक्शंस होती हैं, और उसमें आपका दहन वगैरह होता है, जो कि हमारे वातावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है और प्रदूषण फैलता है। कुछ ना कुछ तो आपका कंबक्शन होता ही है, कुछ ना कुछ तो दहन होता ही है, ठीक है, इस प्रकार की बैटरीज में, ठीक है। तो उसमें होता ही है, जैसे मान लीजिए हम मिथेनॉल का दहन कर रहे हैं, डीजल का, पेट्रोल का, है ना, तभी तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। अब ईंधन सेल में क्या होता है कि यह जो हमारा स्वच्छ सेल है ना, एक कह सकते हैं इको फ्रेंडली सेल है ना। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर जो है आपकी सकल सूरत ईंधन सेल की कुछ ऐसी होती है,
और अच्छे सुनना बात को, मजा आ जाएगा आपको बिल्कुल से। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस यहाँ से प्रवाहित करते हैं और यहाँ पर हम ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं। ठीक है, सुनना। हाइड्रोजन गैस डालते हैं, यहाँ पर रहती है आपकी प्रोटॉन वाली मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रोटॉन एक्सचेंज करने वाली मेम्ब्रेन रहती है, प्रोटॉन एक्सचेंज करने वाली झिल्ली रहती है। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब यह है कि ये जो आपकी झिल्ली है, यहाँ से प्रोटॉन को तो चले जाने देगी लेकिन इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगी। ठीक है, जैसे हमने हाइड्रोजन यहाँ पर डाला तो भैया ये क्या होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन जाने के कारण यहाँ पर जो आपके H पॉजिटिव है इससे निकल कर यहाँ पर आपका पहुंच जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे देखते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बचेगा कौन? तो यहाँ पर बचेंगे आपके इलेक्ट्रॉन। क्या बचेंगे? इलेक्ट्रॉन। क्या बचेंगे? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो भाई साहब है इलेक्ट्रॉन को तो जाने नहीं देगा। जाने देगा वाला? नहीं जाने देगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया? ऑक्सीजन प्रवाहित करी। तो यहाँ पर कौन था? ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या था? ऑक्सीजन। ओके 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 ओके। अब क्या है? अब इलेक्ट्रॉन तो जा नहीं पाए भैया, हाइड्रोजन पहुंच गए यहाँ पे। हाइड्रोजन ऐसे पहुंच गए, इस तरह से। सुनना अच्छे से, हाइड्रोजन इस तरह से पहुंच गए। दूसरे कलर से बना दूं क्या? मिट जाएगा वो। हाइड्रोजन ऐसे पहुंच गए आपके यहाँ पे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ने कहा कि भाई हम तो जाएंगे, अब चाहे जैसे जाए। हाँ, समस्या तो ये है। तब इलेक्ट्रॉन को हम भेजने का प्रयास करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन बढ़िया मस्त तरीके से जाता है, और जाता कैसे तो वो भी आप देखिएगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे बल्ब लगा दूं इस तरह से, तो वो आपका क्या करने लगता है? ग्लो करने लगता है। अब ये ऐसा होता है क्यों? क्यों जलने लगता है? तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है बढ़िया श्यू करके तार से होते हुए यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, और वो इससे मिलकर H को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे आपका H2 और O2 आपका मिलकर बढ़िया तरीके से पानी बना लेते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, तो आपका ऐसे ऊपर निकल जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए, अब हम इसी चीज को क्या करेंगे? लिखेंगे। ये हमारे लिए क्यों आई? ये हमारे लिए तब आई भैया जब, क्योंकि बाकी लोग क्या है हमें प्रदूषण दे रहे थे ज्यादा, है ना। हाँ, इसीलिए। ठीक है, तो बात करते हैं एनोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या हो रहा है। तो कैथोड पर वही है आपका, कैथोड पर रिडक्शन होगा, एनोड पर आपका ऑक्सीडेशन होगा। तो कैथोड की तरह काम कौन कर रहा है? तो कैथोड पर जो है आपका ऑक्सीजन का काम चल रहा है। तो भैया कैथोड पर ऑक्सीजन काम करेगी। कैसे काम करेगी भैया? ऑक्सीजन क्या करेगी कि भैया रिडक्शन होगा ऑक्सीजन का। रिडक्शन में क्या होता है भैया? वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। तो ऑक्सीजन जो है आपकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। तो क्या होगा आपका? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए आपके हैं और हाइड्रोजन वहां से आए, तो आपका यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा? आपका जो ऑक्सीजन है वो आपका ग्रहण करके बना लेगा OH नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर बनेगा क्या आपका? OH नेगेटिव। ओके, और यहाँ पर आपके H पॉजिटिव थे, तो बढ़िया तरीके से आपका शानदार तरीके से आप जान सकते हैं कि बढ़िया रिएक्शन होगी और आपका पानी बनेगा। ओके, चलिए, तो अब हम बात करते हैं ईंधन सेल की, जो हम अभी एक्सप्लेन कर चुके थे। वो हमने लिखा कैसे है और कैसे हमें लिखना है पेपर में, तो आप देखिएगा। तो इसी चीज को मैंने बताया हुआ था, अब ये लिखा हुआ है, तो आप लिखित फॉर्म में देखिएगा कि मैंने बताया था ऊष्मीय संयंत्रों से विद्युत उत्पादन जो है अधिक उपयोगी नहीं है। यह प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई हमने देखा था कि भाई जो गैल्वेनिक सेल अभी पे स्टार्टिंग में यूज हो रहे थे, तो उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही थी, जिसमें हम डीजल, पेट्रोल, आप और भी बहुत सारे कोयला, इन सब चीजों का उपयोग कर रहे थे कंबंशन के रूप में। तो क्या हो रहा था कि उसमें बहुत ज्यादा वातावरण को हानि पहुंच रही थी। तो हम एक स्वच्छ ईंधन सेल की तरफ हम कदम बढ़ाया, और ये जो है हमारा ईंधन सेल, अगर हम बात करें तो इस ऐसी हर प्रकार की सेल जिसमें ईंधन का प्रयोग किया जाता है ईंधन सेल कहलाती है ना। तो आप इसे पढ़ेंगे, क्या लिखा है कि ऐसे संयंत्रों में जीवाश्म ईंधनों की रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके पहले जल को उच्च दाब की वाष्प में बदला जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं? जल को उच्च दाब वाली वाष्प में बदलते हैं। ओके, जिसका उपयोग टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पादन में किया जाता है। ओके, फिर हम जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो ये बात तो हम जानते हैं, बहुत पुराने समय से जानते आ रहे हैं कि गैल्वेनिक सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है? बदल देता है। ओके, आगे क्या है? अब ऐसे सेलों का निर्माण संभव है, मतलब हम ऐसे सेलों को निर्माण कर सकते हैं जिनमें अभिकर्मों को हम लगातार इलेक्ट्रोडों पर उपलब्ध करा सकते हैं, और जो हमारा उत्पाद प्राप्त है और उत्पादों को विद्युत अपघट्य कक्ष से सीधे हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं।
ऐसी गैल्वेनिक सेलों को जिनमें हाइड्रोजन, आप कह सकते हैं मीथेन, मीथेनॉल, इनके दहन ऊर्जा को सीधे वैद्युत ऊर्जा में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार की गैल्वेनिक सेल क्या कहलाते हैं, ईंधन सेल कहलाते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे स्वच्छ ईंधन सेल की बात करें तो वो है हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से जब हमारा जल बनता है तो वो जो हमारा ईंधन सेल है जो बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, सबसे स्वच्छ ईंधन सेल है। अगर हम बात करें तो ईंधन सेल की जो अब आजकल दक्षता आ रही है वो कितनी आ रही है, 70% आ रही, बढ़िया उच्च क्वालिटी की है। और प्रदूषण भी हमारा क्या है, इसके द्वारा क्या होता है, कम होता है। तो अब हम इसकी अभिक्रिया देखते हैं कि कैथोड पर क्या होता है और एनोड पर क्या होता है। तो अगर हम देखें तो यही आपका ईंधन सेल है। थोड़ा मैंने बड़ा करके यहाँ पर और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, अगर हम इस पर देखें तो कैथोड की तरह कौन काम करता है। तो अगर मैं बात करूं कैथोड पर, तो बात करते हैं कैथोड पर। तो कैथोड पर होगा आपका अपचयन। कैथोड पर जो काम कर रहा है वो आपका ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन ये हो गया, ये आपका जो जल था ये जल हो गया, और इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बनाएगा आपका OH माइनस। तो इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है। अब हम इसे क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 है और यहाँ पर 2 किया तो 2 2 4 हो जाएगा आपका 4 OH, 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया कैथोड पर अपचयन। अब बात आती है एनोड की। तो एनोड पर क्या रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एनोड पर अभिक्रिया। तो एनोड पर होगा आपका ऑक्सीकरण, तो यहाँ लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जब स्टार्टिंग में बताया था कि एनोड पर किस तरह का काम हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते थे। तो हाइड्रोजन गैस को जब हम प्रवाहित करते थे तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो गैस थी वो आपका इलेक्ट्रॉन त्याग रही थी और हाइड्रोजन के जो प्रोटॉन है वो आपके अंदर जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इसे। तो एनोड पर देखेंगे तो एनोड पर हम क्या प्रवाहित कर रहे हैं, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में, तो यहाँ पर गैस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो आपका OH है तो यहाँ पर OH लीजिए। आफ्टर रिएक्शन जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा था, तो प्रोडक्ट आपका था पानी। तो यहाँ पर लिखते हैं पानी, जल, ये आपका लिक्विड स्टेज में। और इसे अगर बैलेंस करना हो तो कैसे करेंगे, तो ये आपका 2H, ये H2 है और ये आपका OH है और ये यहाँ पर आएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आपका एनोड की रिएक्शन हो गई और ये आपकी कैथोड की रिएक्शन हो गई। तो ये आपकी कैथोड की रिएक्शन और ये आपकी एनोड की रिएक्शन। तो वही बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जो हमारी सेल बनती है ईंधन सेल, इसमें सबसे कम प्रदूषण होता है। और सबसे कम प्रदूषण होने के साथ साथ इसकी जो एफिशिएंसी होती है या इसकी जो दक्षता होती है वो होती है इसकी 70%। और बाकी सेलों को अगर हम देखें तो बाकी सेलों की अगर हम देखें, जो हमारा बाकी जो गैल्वेनिक सेल होते हैं जो दहन से प्राप्त होते हैं या जिनके अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही होती है, तो वो प्रदूषणकारी भी होती है और उनकी अगर दक्षता देखते हैं तो वो 40% होती है। तो ये अगर बात करें ये वाली ईंधन सेल की, जिसका उपयोग हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से जिससे पानी बनता है, उसके सहायता से जो हमारी ऊर्जा प्राप्त होती है, वो जो सेल है वो स्वच्छ भी होती है यूज करने में और उसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक आपका खत्म होता है जिसका नाम है आपका ईंधन सेल। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक जिसका नाम है संक्षारण, या जिसे हम कोरोजन भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं शुद्ध भाषा में कहूँ तो जैसे लोहे में जंग लगना होता है तो वही आपका संक्षारण कहलाता है। संक्षारण से क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि जैसे आपके तांबे के बर्तन होते हैं या पीतल के बर्तन होते हैं, है ना, या मान लीजिए और भी अन्य धातुओं के बर्तन होते हैं, तो उनमें अलग अलग प्रकार की लेयर जम जाती है जब हम उसे नमी में रखते हैं। आपने देखा होगा जैसे लोहा है वो काफी देर तक बाहर रखा रहता है तो क्या हो जाता है, उसे मूर्छा लग जाता है, या आप कह सकते हैं उसमें संक्षारण हो सकता है। ठीक है, संक्षारण को हम क्या कहते हैं कि भाई उसमें जंग लगना, जैसे लोहा है उस पर जंग लगना ही आपका संक्षारण कहलाता है। आप फिर अब तो आप समझ ही सकते हैं कि संक्षारण में क्या होता है। संक्षारण में अगर आप देखें तो भाई उससे वो धातु का ऑक्सीकरण होने लगता है। अब ऑक्सीकरण होने के कारण वो धातु क्या होने लगती है, धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। अब एक्चुअली होता यह है कि जैसे मान लो यहाँ पर मैंने डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है कि ये जो है आपका, ये आपका लोहा आपका रखा हुआ था, तो लोहा क्या कर रहा है आपका कि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है आपका बढ़िया तरीके से, तो उसने इलेक्ट्रॉन त्याग लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोहा मतलब आयरन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, त्याग कर रहा है, तो आयरन ने जो है हमारा इलेक्ट्रॉन त्यागा और यहाँ पर वो क्या बन गया, Fe पॉजिटिव। ठीक है, तो आयरन ने इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाया, Fe पॉजिटिव। और यहाँ वातावरण में अगर हम देखें तो वातावरण में क्या हो रहा है, तो वातावरण में ये जो आपका कह सकते हैं कि जो एक्वस हाइड्रोजन आयन है वो हो गया आपका, और आपका ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन, ये आपकी रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, तो ये आपकी रिएक्शन करके बना लेते हैं वाटर।
अब देखो एक्चुअली होता क्या है इसमें, एनोड पर क्या काम होता है, कैथोड पर क्या काम होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, इस प्रोसेस को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि भाई संक्षारण से होता है क्या, तो संक्षारण से यह है कि अब भाई वो धातुएं जो है हमारी कमजोर हो जाती है, उनमें जंग लग जाता है, उनमें मूर्छा लग जाता है ना। अब बात आती है कि भाई इसमें जब संक्षारण में जब धातुएं कमजोर हो जाती है तो इसमें भाई नुकसान तो बहुत होता है। अब नुकसान कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए जो रेल में जो आपके पुल बने रहते हैं जिसमें लोहे का प्रयोग होता है, लोहे के जो पुल बने रहते हैं उनमें भैया बहुत ज्यादा नुकसान होता है ना। और जैसे जहाज होते हैं सिर्फ पानी वाले, उनमें संक्षारण के कारण बहुत ज्यादा नुकसान होता है। प्रति वर्ष देखा जाता है कि भाई करोड़ों करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए क्या है संक्षारण को रोकने के लिए क्या किए जाते हैं, हमारे बर्बाद हो जाते हैं संक्षारण के कारण। हमारा मतलब कई करोड़ों का लोहा जो है हमारा खराब हो जाता है और कई हमारी जो चीजें हैं वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमको संक्षारण से बचना, संक्षारण से बच कैसे सकते हैं, तो संक्षारण से बचने का यही उपाय है कि भाई आप क्या करें कि उसके ऊपर आप एक कह सकते हैं कि दूसरी धातु की परत चढ़ा दें जो कि आपकी अक्रिय हो वायुमंडल में, है ना। और क्या होगा कि उसका खुद का संक्षारण होने लगेगा, लेकिन जो है दूसरी जो धातु है उसका जो आपका मेन धातु है उसका संक्षारण होना रुक जाएगा। बस यही आपका एक तरीका है, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, संक्षारण से बच सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि इस तरीके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, ये जो कोरोजन है वो आप रोक सकते हैं। अब ये देखना है कि इसमें रिएक्शन किस प्रकार की होती है, यानी हमारा एनोड की तरह कौन काम करता है, कैथोड की तरह कौन काम करता है, इसमें ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है, अपचयन कहाँ पे होता है, कैसे होता है, तो मैं आपको सभी चीजों को बहुत डिटेल में बताऊंगा। आप यहाँ पे देखिएगा कि ये हमारा लोहा रखा हुआ था, बढ़िया वातावरण में आया तो वातावरण में क्या है आपका आयरन डाइऑक्साइड आयरन के डाई पॉजिटिव वाला उसने क्या बना लिया, आयन बना लिया। ओके, और यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ पर उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो ये आयरन है, आयरन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और क्या बन गया आपका आयरन डाई पॉजिटिव। तो एक्चुअली हो ये रहा है, तो आयरन जो है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बना रहा है, आयरन जो था हमारा वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Fe डाई पॉजिटिव बना रहा है। चलो अब मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बढ़िया सुंदर सा, अब आप बताना यहाँ पे, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे जो आपका आयरन है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Fe डाई पॉजिटिव बना रहा है। इट मींस अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ पर आयरन का क्या हो रहा है, तो आयरन की यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2 है। अगर हम ऐसे बात करें तो भाई आयरन ने जो है मतलब ये जो लोहा है, लोहा ने वहां पर क्या किया है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया। तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, ये आपकी ऑक्सीकरण की रिएक्शन है। तो मेन बात ये है कि भाई ये जो रिएक्शन हो रही है कौन सी रिएक्शन है, तो ये आपकी ऑक्सीकरण रिएक्शन, और ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है, एनोड। अब सुनना मेरी बात को, तो एनोड पर जो हमारी क्रिया हो रही है वो आपकी इस तरह से हो रही है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब देखना ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये आपके वातावरण में पहुंचेंगे बढ़िया तरीके से, तो आपके पहुंच गए और वातावरण में पहुंचकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे। ओके, कराते हैं, और यहाँ पर होगा ऑक्सीजन का रिडक्शन। यहाँ पर लिखते हैं कैथोड पर क्या होगा, यहाँ पर लिख लीजिए कैथोड पर। तो कैथोड पर ये पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर होगा आपका अपचयन, और यहाँ पर क्या हुआ भाई कि वो जो आपके हाइड्रोजन वाले जो आयन थे, ओके, और यहाँ से जो अपने इलेक्ट्रॉन गए थे, ओके, और ऑक्सीजन का ले लो, ये रिएक्शन करा के आपका बनाएगा H2O, यहाँ पर 2 लगा दो। ओके, और यहाँ पर इसे बैलेंस करने के लिए हमें 4E की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, तो ये आपका कैथोड पर रिएक्शन होगा, ये आपका एनोड पर रिएक्शन होगा। अब हमें इसे मिलाना है तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 2Fe आफ्टर रिएक्शन 2Fe डाई पॉजिटिव +2E। अब मैं इनकी समग्र अभिक्रिया देखूं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समग्र अभिक्रिया। तो समग्र अभिक्रिया को देखें तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी इसे और इसे। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिखिए 2Fe +4H पॉजिटिव, और यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर रिएक्शन, ये आपका हो जाएगा ये 4E, सॉरी यहाँ पर 4E आएगा क्योंकि 2 से गुणा करा रहे हैं ना अपन, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आपका बचेगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर O2, और यहाँ आपका 4 से 4 कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2Fe डाई पॉजिटिव। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2H2O। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको ऐसे। तो रिएक्शन आपकी कुछ इस तरह से होती है, अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है, हाँ ठीक है, ये रिएक्शन आपकी कुछ इस तरह से होती है, एनोड पर ये और कैथोड पर ये, ठीक है। एक्चुअली होता ये है कि जो आपका ये आयरन है, आयरन जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर आपका Fe डाई पॉजिटिव बन जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन बढ़िया तरीके से टहल फिर के जाते हैं और ये ऑक्सीजन को रिड्यूस करके जल में परिवर्तित कर देते हैं, और इस तरह से इसकी कहानी चल रही होती है, ठीक है। चलिए
अब हम आगे बात करते हैं। अब क्या होगा, तो अब आप देखिए, अब ऐसा होगा कि यहाँ पर जो आपके ये जो फेरिक्स, ये जो आपके आयन है फेरस आयन, अगर हम इसे ऐसे लिखें AQ, आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप AQ लिख सकते हैं। अब ये जो आपके फेरस आयन है, ये क्या होगा कि आपकी नमी के संपर्क में आकर आपके फेरिक आयन में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी जो आपके Fe डाई पॉजिटिव आयन है, ये आपका नमी के संपर्क में आकर क्या बन जाएगा, फेरिक आयन, यानी Fe ट्राई पॉजिटिव आयन, और एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा। ओके, और फिर ये क्या है कि रिएक्शन करेगा, और ये रिएक्शन करने के बाद ये क्या बना लेगा, यह बना लेगा Fe2O3 टाइप का कंपाउंड। तो यही आपका क्या है, जलायोजित हो जाएगा। तो जब ये जलायोजित हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, Fe2O3 और इंटू XH2O टाइप का, और यही आपका क्या है, जंग की तरह काम करता है। यही आपका क्या है, संक्षारण है। तो यही लोहे में क्या लग रहा है, संक्षारण का सूत्र है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? नहीं आई समझ में? देखो हो क्या रहा है कि ये यहाँ तक समझ में आ गया था। ये जो आपका Fe डाई पॉजिटिव है, ये क्या करता है कि नमी के संपर्क में आकर बढ़िया तरीके से एक इलेक्ट्रॉन और लॉस कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन और लॉस करने के पश्चात ये क्या है, बढ़िया ऑक्सीजन से क्रिया करके Fe2O3 बना लेता है। ओके, इसके बाद क्या होता है कि ये जो है आपका Fe2O3 जो है आपका, ये जो, या आप कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये जलायोजित हो जाता है, और ये आपका कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बना लेता है। यानी इसी को हम बोलते हैं भैया, ये जो है हमारा जो संक्षारण हो रहा है लोहे में, यही आपका क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। ठीक है, चलिए, चाहो तो आप इसकी समग्र अभिक्रिया लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वायुमंडलीय ऑक्सीकरण। तो हम यहाँ पर देखेंगे Fe, तो वायुमंडल में हम देखेंगे क्या क्या किस प्रकार से ये बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे Fe प्लस H2O प्लस O2 बनेगा क्या, तो यहाँ पर बनेगा आपका Fe2O3, और क्या बनेगा, तो और देखते हैं, ये Fe2O3 हो गया, प्लस यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आयन बनता है। ठीक है, मेन बात ये है, इसको हमें बैलेंस करना होता है। कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए ये समस्या है हमारी। ये आपका सॉलिड हो गया, ठीक है, और ये आपका एक्वस हो गया। ओके, Fe कितने हैं, 2 हैं, तो 2 कर लो यहाँ पे। ओके, और तो ये हो गए अपने 4 पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर आपके 4 H पॉजिटिव बनने चाहिए। ओके, यहाँ पर आप 2 कर लीजिए। ओके, तो 2, तो ये से आप आधा कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका वायुमंडलीय जो ऑक्सीडेशन है वो आपका कुछ इस तरह से होगा, और आपका ये आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है वो आपका समाप्त होता है एक तरह से। ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ चलते हैं कि इसके कौन कौन से क्वेश्चंस हमें करने हैं। यानी अब हम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में भी आए हैं, और जो हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस है। तो जैसा कि हमारा ये वीडियो लेक्चर खत्म हो चुका है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। बिल्कुल आपको इसमें मजा आ गया होगा, अच्छे से आपने सीखा होगा, मैंने अच्छे से इसे पढ़ाया हुआ है। तो आपको इसमें बिल्कुल चिंता करने की बिल्कुल बात है ही नहीं। आप इसे बढ़िया तरीके से क्या करिए, नोट्स बनाते चलिए, अच्छे से आप पढ़ते जाइए, खुद के नोट्स जरूर बनाइए। अब मान लीजिए कुछ लोग क्या होते हैं कि बहुत आलसी किस्म के होते हैं, तो उन आलसी प्रकार के बंदों के लिए भी हमने एक व्यवस्था कर रखी है। उसके लिए क्या है कि हमने अपना टेलीग्राम चैनल में ये PDF अपलोड कर दी है। तो आप उस टेलीग्राम चैनल से हमारी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से अपना नोट्स बना के बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि आप नोट्स जरूर बनाया करिए, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है कि आपके जो मसल्स की एक्सरसाइज होती है, मसल्स की एक्सरसाइज होने से जो दिमाग है वो और अच्छे से काम करता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया तरीके से आप टेलीग्राम में जाइए, XP क्लासेस टाइप करिए, वहां पे हमारा चैनल ज्वाइन करिए, और वहां पर आपको PDF मिल जाएगी। तो वहां से आप क्या करिए कि PDF डाउनलोड कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो फिर आपसे बात होती है अब अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।